अच्छा जी। तो पिछले वीडियो में हम स्पेसिमेन पेपर है 2023 उसका सेक्शन ए का एक क्वेश्चन देखा था। इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन होता है, ये हमने देखा था। फिर हमने सेक्शन बी का जो क्वेश्चन 2 है उसका ए और बी पार्ट देखे थे, और अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन 3 का ए और बी पार्ट। क्योंकि ये एग्जैक्टली नए पैटर्न के मुताबिक है, तो इसको आप गौर से देखें ताकि आपको आइडिया हो कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो 3A को अगर हम देखते हैं तो सवाल है जी, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला explain the meaning of price elasticity of supply and consider which factors are most important in determining whether the price elasticity of supply for a good is likely to be relatively elastic or relatively inelastic। अच्छा, अब आपको पता ही है ये 8 नंबर का सवाल है, तो इसके अंदर 3 नंबर जो है वो नॉलेज के होते हैं, और उसमें फिर हमारे पास 3 नंबर एनालिसिस के होते हैं, और उसके बाद 2 नंबर हमारे एवोल्यूशन के होते हैं। ये है नया पैटर्न, पुराने पैटर्न में 8 नंबर पे एवोल्यूशन नहीं होती थी। अब इसमें आप गौर करें तो इसमें एक पार्ट तो ये है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई। तो पहले आप इसको एड्रेस करेंगे, आपको 3 नंबर नॉलेज के लेने हैं यहाँ पर। उसके लिए आप प्राइस इलास्टिक सप्लाई को डिफाइन कर सकते हैं, आप प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूले के अलावा आप प्राइस इलास्टिक सप्लाई की जो टाइप्स हैं, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, उनके बारे में बता सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज थ्रू व्हिच यू कैन गेट 3 मार्क्स फॉर नॉलेज। अच्छा, आगे अगर हम देखें कि एंड कंसिडर which factors are most important in determining whether the price elastic supply for a good is likely to be relatively elastic or relatively inelastic। यहाँ आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो है वो 2 से 3 फैक्टर्स, दो कर लें चले वो भी ठीक है, 2 फैक्टर्स आप मेंशन करेंगे जो कि आपकी प्राइस इलास्टिक सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। तो कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर जो है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं। अगर तो कैपेसिटी नहीं है तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ने से सप्लाई में उतना इजाफा नहीं होगा, सप्लाई इनलास्टिक हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपको समझ आती है इस बात की। अच्छा, इसी तरह अगर कोई आपकी प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल नेचर की है, तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर हैज अ फियर कि जी मैं अगर सप्लाई बढ़ाऊंगा और वो ना बिकी, तो बिकॉज इट हैज अ शॉर्ट लाइफ तो वो पेरिश हो जाएगी, तो वो तब भी सप्लाई में उतना इजाफा नहीं करेगा, इनइलास्टिक हो जाएगी। तो बहरहाल आपको यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, जो कि प्राइस इलास्टिक सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको इलास्टिक या इनइलास्टिक बनाते हैं। तो ये आपने 2 फैक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, डेवलप करना है इसको डिटेल में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे एनालिसिस के भी। ठीक है, 3 नंबर नॉलेज के मिल गए, 3 एनालिसिस के। आगे आगे हम चलते हैं एवोल्यूशन पे। तो अब आपको क्या करना है कि आपने इस सवाल का जवाब देना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप वो एक बता सकते हैं, आप दो बता सकते हैं, जो भी कंडीशन आपको लगता है कि आप ये आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकती है, उसको आप यूज कर सकते हैं, कंडीशन या फैक्टर। अब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर क्या है, वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो अगर तो वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स वो हैवीली रिलाय करते हैं जो नेचुरल क्लाइमेट होता है। इसका मतलब है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि अगर क्लाइमेट आपका अच्छा नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है फॉर फार्मिंग, तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई में आप उतना इजाफा नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लाइमेट अगर सपोर्टिव नहीं है, बारिशें ज्यादा हो गई हैं, कम हो गई हैं, आपको पता है, तो आप इस तरह से करके भी आंसर दे सकते हैं बाय टेलिंग द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, या आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो आप कंडीशन अटैच कर सकते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि ये फैक्टर इन कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप बता सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है, और भी जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं या कोई और कंडीशन भी बता सकते हैं। तो इन दैट वे यू विल, असल में करना क्या है कि एक ही पॉइंट को पकड़ के उसको प्रूव करना है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एप्लीकेशन के, राइट। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं जी असेस बी पार्ट पे। 12 नंबर का जो है, अब इसमें भी आपको पता है कि इसमें बेसिकली 8 नंबर जो है वो एनालिसिस के होते हैं, और इसमें
जो 4 नंबर है वो होते हैं एवेल्यूएशन के। इसको मैं अगर थोड़ा सा एनालिसिस जो मैंने लिखा है ना, तो एनालिसिस और नॉलेज की होगी, ठीक है, 8 नंबर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूं, तो ये कुछ ऐसे बनता है कि 2 नंबर नॉलेज के और 6 नंबर एनालिसिस के, और बाकी 4 नंबर एवेल्यूएशन के, आपको 12 नंबर ऐसे मिलेंगे। अच्छा, सवाल पढ़ते हैं हम। और ये जो पैटर्न है 12 नंबर वाला, ये वही है जो पहले भी आता रहा है पेपर्स में, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। Assess the likely impact, likely success of any two government policies to make the price elasticity of supply of all agricultural products more elastic. यानी कि आपने कोई दो गवर्नमेंट की पॉलिसी बतानी, ठीक है, जो कि सवाल है कि जी जो कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, याद रखना है, फोकस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो उसको इलास्टिक बना दे। ये ध्यान में रखना आपने कि प्राइस बढ़ने से उसमें ज्यादा इजाफा है सप्लाई में। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें दो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिफाइन कर सकते, मेंशन कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको 2 नंबर नॉलेज के फौरन मिल जाएंगे। उसके अलावा अब आप बताएंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो किस तरह से सप्लाई पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा लाइकली सक्सेस ऑफ एनी टू गवर्नमेंट पॉलिसी टू मेक द प्राइस रेशियो सप्लाई ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मोर इलास्टिक। तो इसका मतलब है आपने वो दो पॉलिसीज बतानी है और उसका इम्पैक्ट बताना है प्राइस रेशियो सप्लाई पे, राइट। लेकिन आपने वैल्यूएशन में बताना है कि कौन सी पॉलिसी है जो कि इसको इलास्टिक कर देगी ज्यादा, यानी कि प्राइस रेशियो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा इलास्टिक कर देगी। ये आपने यहाँ बताना है। इसका मतलब है आप जो दो पॉलिसीज बताएंगे, फर्स्ट की आपने सप्लाई साइड पॉलिसी की हम बात करते हैं, और आप सप्लाई साइड पॉलिसी में कोई से दो इशूज ले लेते हैं जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, लेकिन जरूरी क्या है कि आप वो दो फैक्टर बताएं जो सप्लाई को बढ़ाएं लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई को बढ़ाएं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, जस्ट अ मिनट। जी, आई एम बैक। अच्छा, अब आपको पता है कि पॉलिसीज में, जैसे सप्लाई साइड पॉलिसी में आप ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की बात कर सकते हैं, आप सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स एज वेल, वो बात कर सकते हैं। लेकिन आपको जो 4 नंबर वैल्यूएशन के मिलेंगे वो कब मिलेंगे, जब आपने ये बताना है कि वो जो दो पॉलिसीज आप बताएंगे उनकी लाइकली सक्सेस क्या है। यानी कि आप बता सकते हैं कि एक पॉलिसी जो भी आप बता रहे हैं, जो आप मेंशन करेंगे कि ये सक्सेसफुल नहीं होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इलास्टिक बनाने में, या ये जो दूसरी पॉलिसी है ये सक्सेसफुल होगी। आप ये भी बता सकते हैं कि दोनों अनसक्सेसफुल होंगी, या दोनों सक्सेसफुल होंगी, या एक सक्सेसफुल होगी एक नहीं होगी, अप टू यू। क्योंकि आप यहाँ पर डिपेंडेंट हैं उन पॉलिसीज पे जो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। यानी कि बॉडी में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप तो उन्हीं पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे ना, कि वो किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई को बढ़ाते हैं। लेकिन मोर इलास्टिक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये अब आपको बताना है, और उसकी रीजनिंग आपकी जस्टिफाइड होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं इसी तरह। और टाइम मिला तो मैं शायद इसका कोई आंसर भी आपको लिख के दे दूं, डिपेंड करता है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है तो ऑलरेडी मैं काफी लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी सेक्शन सी के ऊपर। इसमें मैं पहला सवाल पढ़ देता हूँ। कंपेयर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। ये सवाल हमने किया भी हुआ है। तो इसमें जो मेन चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कंपेयर। इसमें भी ऑफ कोर्स 3 नंबर नॉलेज के हैं, और 3 नंबर एनालिसिस के हैं, और 2 नंबर एवेल्यूएशन के हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपको स्ट्रक्चरल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन तो आप कर सकते हैं, फाइन, लेकिन आपको कंपैरिजन करना है कि दोनों में फर्क क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सारी इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट डालती है। जब रिसेशन आता है ना, तभी होती है ना साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो सब इंडस्ट्रीज में ये इम्पैक्ट डालती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसका डाउनफॉल होता है, वो उस पे बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैपनिंग इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी कोई नहीं आ रही है, फर्जिया, तो
उसकी वजह से सिर्फ उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये आपको बताना है 3 नंबर नॉलेज के लेने के लिए। अच्छा फिर एंड कंसीडर व्हिच ऑफ दीज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइकली टू बी मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। अब आप जब ये बताएँगे, अब आपने चूँकि एनालिसिस के नंबर भी लेने हैं, वैल्यूएशन के भी लेने हैं, तो आप जो दोनों स्ट्रक्चर और साइकिल के बारे में बताएँगे, तो आप उनका इम्पैक्ट बताएँगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो कितनी देर तक करते हैं। लेकिन डेवलप करेंगे आप उसको, लेकिन वैल्यूएशन में आपको क्या करना है? वैल्यूएशन में आपको ये बताना है कि दोनों में से ज़्यादा हार्मफुल कौन-सी है। तो आसान लफ्ज़ों में आपने चूँकि किया भी हुआ है, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, ये ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है अगर आपने बताना है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बन सकती है। क्योंकि अगर वर्कर ट्रेनिंग नहीं ले पाता, या इसमें 2 टर्म्स आती हैं, ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी। ये दोनों आती हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में, कि एक इंडस्ट्री खत्म हो गई, वो कहीं और शिफ्ट हो गई। अब या तो आप मूव कर जाएँ उस एरिया में, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, या आप नई स्किल सीख लें, ताकि आप किसी और इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हो सकें। अगर ये नहीं होता, तो वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नेचर की होगी। ठीक है? ये भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर ये नहीं बताना है, तो आप कहें साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सब इंडस्ट्रीज़ पे होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पे होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। तो इस तरह करके आप आंसर दे सकते हैं, और इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं 4 नंबर की। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये कि आपने जब उसने कहा ना कॉजेज़ ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ बताने हैं। 1 से एटलीस्ट 2 बता सकते हैं आप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़। ठीक है? इस तरह साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट के भी 2 कॉजेज़ बता सकते हैं। तो और डेवलप करेंगे, तो आपको एनालिसिस के नंबर मिलेंगे, और इवैल्यूएशन मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं, असेस वेदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ आ गया ना, ऑल का वर्ड आ गया, ये ज़हन में रखना है, इसीलिए बोल्ड भी किया हुआ उन्होंने। और यहाँ पर वही सिलसिला है कि 2 नंबर नॉलेज के मिलेंगे, 6 नंबर एनालिसिस के, और 4 नंबर मिलेंगे इवैल्यूएशन के। तो आप 2 नंबर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि आप वो सारी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब आपने एनालिसिस में क्या बताना है? एनालिसिस में आप मॉनेटरी पॉलिसी का बताएँगे कि ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, मनी सप्लाई को ज़्यादा किया जाता है, और तीसरा एक और टूल होता है एक्सचेंज रेट का, क्योंकि आपका मकसद है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, एक्सपेंशनरी वही होती है ना, और एक्सचेंज रेट को कम करना, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इम्पोर्ट कम हो जाए, तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी, और नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आप तो ये डेवलप कर सकते हैं आप इसमें। आप इंटरेस्ट रेट बता दें, आप एक में मनी सप्लाई बता दें, एक में आप जो रिज़र्व रेशियो का मैंने तरीका बताया हुआ है कि सेंट्रल बैंक रिज़र्व रेशियो को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है। जब ज़्यादा रिज़र्व रेशियो कम करेगा, तो कमर्शियल बैंक की एबिलिटी बढ़ जाती है लोन देने की, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। ये पढ़ा हुआ है। अच्छा, और तो आप ये 2 के पैराग्राफ बना सकते हैं अच्छे, 3 भी बना सकते हैं, एक्सचेंज रेट को भी बता दें, तो एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या करना है? इवैल्यूएशन में आपने बताना है कि क्या हर तरह की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है? तो अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, आपने याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जैसे कि अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किसी हद तक ठीक कर सकती है, स्ट्रक्चरल को कर सकती है, मतलब तो लेकिन फ्रिक्शनल को भी कर सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल को नहीं कर सकती, जैसे मैंने आपको बताया। ये एवरेशन में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट चूँकि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है अनएम्प्लॉयमेंट पे, लॉन्ग टर्म चेंजेस हो गई हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी चूँकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालती, यानी कि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आप हटाएँगे, तो अच्छा सॉरी, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में ये बाद में बात करता हूँ। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी रोल बैक करेंगे, तो दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ना। तो क्योंकि वो जो डिमांड आपने बढ़ाई हुई है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से, इंटरेस्ट रेट को कम करके, या मनी सप्लाई को ज़्यादा करके, या एक्सचेंज रेट को कम करके, अगर इसको वापस रोल बैक करेंगे, तो दोबारा हो जाएगी। बहरहाल ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही इसका आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक डिमांड साइड पॉलिसी है। इसका मतलब है कि ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस को एड्रेस नहीं करती, ठीक है? ये किसी भी इकोनॉमी की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाती।
राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करती, वर्कर्स की एबिलिटी को एनहांस नहीं करती टू प्रोड्यूस। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ठीक करेगी? तो इसका मतलब है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं, उन पे ये इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। क्योंकि उसके लिए तो फिर ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है, और वो तो सप्लाई साइड पॉलिसी में आता है ना, रीट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, ताकि उनकी जो ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी है, वो एक दूसरी इंडस्ट्री में स्विच नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उनको स्किल नहीं है वो वाली उनके पास, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस हैपनिंग इन द इकोनॉमी। तो उसी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। तो उसको वो डील नहीं करती, वो सप्लाई साइड पॉलिसी का काम है, तो उस वजह से, और सप्लाई साइड पॉलिसी ही असल में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालती है। बहरहाल यहाँ तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मॉनेटरी पॉलिसी भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। तो ये आप इस तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को पकड़ के एवल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे आगे चलते हैं इसी तरह। तो 5A के ऊपर एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स and consider whether a high rate of inflation will always lead to deficit on the current account of an economy's balance of payment। अच्छा, ये ना सवाल का आंसर देने से पहले कुछ चीजें जो है मेरा ख्याल है मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है इससे रिलेटेड, ताकि हम इसको फिर सवाल को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं पहले उन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, यानी कि करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। अच्छा, उसमें मैं अब एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि एक चीज़ आपके दोनों सवाल चूँकि इन्फ्लेशन और डेफिसिट करंट अकाउंट के साथ, द बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ रिलेटेड है ना, तो इसलिए हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। पहले हमने किया हुआ है, जैसे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम देखें, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि स्टेबल बैलेंस, स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि जितनी आपकी पेमेंट्स आ रही हैं उतनी जा भी रही हैं, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट के बराबर है। ठीक है? इसका मतलब है यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट जो है वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि एक्स माइनस एम होती है ना, नेट एक्सपोर्ट होती है एक्स माइनस एम। अच्छा, ये गवर्नमेंट चाहती है, और उसकी वजह क्या है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि इससे आप अवॉइड कर सकते हैं इंटरनेशनल डेट। इंटरनेशनल डेट जो है वो तभी बढ़ता है जब आप आपकी इम्पोर्ट ज्यादा है, और आप चीजें ले जा रहे हैं, और आपका फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता जा रहा है, और आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको फिर आपके पास जैसे फॉरेन करेंसी खत्म हो जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान में डॉलर खत्म हो गए, तो फिर आपको लोन लेना पड़ता है, और फिर डेट और बढ़ता है। ठीक है? तो आप इससे अवॉइड कर सकते हैं, जब आपके पास जितना आप खर्च कर रहे हैं इम्पोर्टेड आइटम पे उतना आ भी रहा है, तो आपको डेट लेने का तो कर्जा लेने का तो कोई सवाल ही नहीं होता ना। तो आप इंटरनेशनल डेट को अवॉइड कर सकते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम कि आप डेट को अवॉइड करेंगे, जो इकोनॉमी है वो एबल टू बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स। वो फॉरेन प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको पता है फॉरेन प्रोडक्ट जरूरी भी हैं, क्यों? क्योंकि इट इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको वो चीजें भी अवेलेबल होती हैं जो आपके मुल्क में नहीं बनती। हमने ये इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा भी था। तो सस्ती भी मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की। तो एट द सेम टाइम आप इम्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। ठीक है? नेशनल इंटरनेशनल डेट भी नहीं बढ़ रहा, लेकिन इम्पोर्ट्स भी हो रही हैं, और उससे आपकी इकोनॉमी के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है। राइट? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसमें कि अगर मैं कहूँ कि थोड़ा नीचे चले जाते हैं यहाँ पर, कि अगर मैं कहूँ कि शॉर्ट टर्म डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म डेफिसिट, शॉर्ट टर्म में डेफिसिट अगर होता है किसका, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट हम कह लेते हैं, चलिए शॉर्ट टर्म डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है जी? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ, तो ये अच्छा है क्या बुरा? ठीक है, ये इस पे भी हमने पहले बात जरूर की हुई है, थोड़ी सी और कर लेते हैं कि अच्छा है क्या बुरा। ये इट डिपेंड्स, डिपेंड्स क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म डेफिसिट है, मैंने बताया लॉन्ग टर्म डेफिसिट तो कभी अच्छा नहीं होता, ये बात तो आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, और वो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड ग्रोइंग डेफिसिट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अच्छा, पहले शॉर्ट टर्म डेफिसिट की बात करते हैं अगर हम, तो शॉर्ट टर्म डेफिसिट जो होता है ना, अगर तो वो इस वजह से हो रहा है, किस वजह से? या तो इस वजह से हो रहा है कि आप रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, और कैपिटल गुड्स बाय कर रहे हैं। अब इन दोनों का क्या काम है? इन दोनों का काम है प्रोडक्शन में। इसका मतलब है ये दोनों आपकी प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे। अच्छा रॉ मटेरियल लेके आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप कैपिटल गुड्स, कोई मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गया है, और लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। यानी कि आप, शॉर्ट टर्म मैंने क्यों बोला? क्योंकि इससे आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन होगी, राइट? या मैं प्रोडक्शन नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूँ जनाब जीडीपी। जीडीपी बढ़ेगी और उससे फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है अगर शॉर्ट टर्म में डेफिसिट हो रहा है और वो इस वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म डेफिसिट है, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म की वजह क्या होती है? वो बुरा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेफिसिट बुरा होता है। क्यों बुरा होता है जी? क्योंकि लॉन्ग टर्म एंड ग्रोइंग, मैं ये भी लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म, या यहाँ पे ही लिख देता हूँ ग्रोइंग डेफिसिट, बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो आपके तो रिजर्व कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। और ये इस वजह से है कि इंपोर्ट्स, ठीक है, दैट आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ लोकल गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ लोकल गुड्स, यानी कि आपकी कंट्री में जो बन रहा है उसी के सब्स्टिट्यूट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपकी तो लोकल इंडस्ट्री ऑफ कोर्स और स्क्वीज कर जाएगी, और आपका ये जो डेफिसिट है मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जब लोकल इंडस्ट्री स्क्वीज कर जाएगी तो लोग फिर मजीद और बाहर से लेना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि वो डेफिसिट ग्रो करना शुरू कर देगा, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। तो इसको भी आप डेवलप तो आसानी से कर ही सकते हैं, आई नो। अच्छा, इसी तरह से मैं इसको अब जरा थोड़ा रब कर देता हूँ, ताकि मैं अब सरप्लस की बात भी कर लूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसको रब करने का, ज्यादा नहीं, हिम्मत। कोशिश है कि जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि आपका पेपर है सुबह, और मुझे अंदाजा है, लेकिन जो आपको बता रहा हूँ ना, ये पेपर में आ जाना है। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पेपर में आ जाना है। सुबह आप देखिएगा, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, और इसीलिए मैं ये सवाल भी एड्रेस करने से पहले आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा, तो जी ये हो गया, बस जल्दी से। मेरे पास रब करने का तरीका कोई नहीं है इसमें, राइट? अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुंच गए। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ जी सरप्लस की। तो सरप्लस भी अच्छा बुरा होता है, जैसे डेफिसिट अच्छा बुरा होता है, हमने बात की है। हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म सरप्लस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट टर्म सरप्लस। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म सरप्लस का मतलब क्या है? कि एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स है। डेफिसिट में उल्टा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, राइट? और नेट एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ऑफ कोर्स। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अब प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है जी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, उससे क्या होगा? उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है जी, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और जीडीपी तो बढ़ेगी ना, वो मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया ना। एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो भी बढ़ जाएगी। ओवरऑल इससे होगा क्या? कि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगी। ठीक है जी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गई। ठीक है, एक तो ये गवर्नमेंट को फायदा हो गया। तो गवर्नमेंट को, अगर मैं बजट की बात करूं, बजट डेफिसिट, अच्छा ये बात याद रखनी है, बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में फर्क है। अक्सर बच्चे ना ये मिक्स कर देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है, क्योंकि अब सिर्फ करंट अकाउंट ही आता है ए लेवल में, एएस के अंदर, तो वो है आपकी एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। जो आपका बजट डेफिसिट है उसका ताल्लुक है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के साथ। ठीक है,
तो टैक्स कलेक्शन होगी तो इससे बजट डेफिसिट बेहतर हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट इंप्रूव कर जाएगा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक और काम होगा अलग से, वो है गवर्नमेंट अपने एक्सटर्नल डेट को आसानी से पे कर पाएगी। ये भी आपने बात याद रखनी है। एक्सटर्नल डेट को कैसे पे करेगी, क्योंकि ये जो नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है जी, आपके पास फॉरेन रिजर्व। अच्छा, तो ये टैक्स कलेक्शन में बता दिया, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बजट जो है ना, इम्प्रूव बजट ऐसे लिख दे। ये एक अलग बात है, मैंने जान के लिखा है ये, ताकि आपको पता चले कि बजट एक और चीज है। कई बच्चे ना बजट डेफिसिट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। भाई बजट का ताल्लुक तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ है, और करंट अकाउंट बैलेंस बनाने का ताल्लुक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस के साथ है। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दें, नेट एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उससे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, राइट। और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट विल बी एबल टू पे एक्सटर्नल डेट। अगर गवर्नमेंट का कोई एक्सटर्नल डेट है, इजियर टू पे एक्सटर्नल डेट, ठीक है। जैसे पाकिस्तान कर्जे लेता है हमसे, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो बाद में वापस नहीं करना, तो ये इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है शॉर्ट टर्म सरप्लस। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म की भी बात कर लें, अगर लॉन्ग टर्म सरप्लस है तो वो बुरा क्यों है सर, वो तो अच्छी बात ही है। वो भी बुरी बात है, क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म सरप्लस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सरप्लस अगर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है ना इंपोर्ट से, और फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो आपका सरप्लस जो है ना, ये होगा डेफिसिट, ठीक है, फॉर सम अदर कंट्री जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, फॉर सम अदर कंट्री, ठीक है। तो उसका तो नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा, तो उनका नुकसान हो रहा है। और कल को ये भी हो सकता है कि वो आप पर कोई वो प्रोटेक्शनिज्म लगा दें, और आपकी फिर जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। तो इसको भी देखना है आपने। अच्छा, अब ये मसला हम दरपेश हमें लॉन्ग टर्म सरप्लस के अंदर। अच्छा, उसके अलावा लॉन्ग टर्म सरप्लस में एक और प्रॉब्लम है, वो क्या? वो कि अगर लॉन्ग टर्म सरप्लस ही चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट कर जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आपकी करेंसी ज्यादा डिमांड की जा रही है कंपेयर टू जो करेंसी आप सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी सप्लाई करते हैं इंपोर्ट्स बाय करने के लिए ना। आप अपनी करेंसी को सप्लाई करते हैं, मतलब सेल करते हैं टू बाय फॉरेन करेंसी, और उससे फिर इंपोर्टेड आइटम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी करेंसी ज्यादा बाय की जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, और आपकी करेंसी सप्लाई कम हो रही है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स वुड बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इससे भी आपको बाद में नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो लोग आपसे लेना छोड़ देंगे क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गया। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरप्लस खाली होने से या डेफिसिट खाली होने से नुकसान या फायदा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या किस वजह से हो रहा है, ये आपने देखना है। अच्छा, अगर ना एक और भी चीज बताऊं, अगर डेफिसिट हो भी रहा है ना, तो डेफिसिट की अगर एक वजह जो मैंने अभी आपको पीछे नहीं बताई, वो ये है कि वो एक साइन भी है कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज राइजिंग, एंड दे आर able to buy imported items to improve their living standard। तो ये एक अच्छा साइन भी है कि लोग अब अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी चीजें, तो आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ये भी लिखा जा सकता है भारत। अच्छा, एनीवे, ये बात हो गई क्लियर हमारी। अब मैं इसको भी जल्दी से रब कर देता हूँ। और अब एक बात जो इम्पोर्टेंट आपको मैंने बतानी है, वो है कि ये जो पॉलिसीज हैं हमने पढ़ी थी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, इवन प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है, ये सब यूज की जाती हैं बैलेंस, जो करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है उसको अफेक्ट करने के लिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, या उसको उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए, इन इन फेवरेबल वे गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को इस्तेमाल करती है, लेकिन उन पॉलिसीज का बैड इम्पैक्ट भी आ सकता है। और ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो आखिरी टॉपिक है ना, वो यही है क्या,
आप देखें पॉलिसीज टू करेक्ट इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंसेस क्या है? यानी कि करंट अकाउंट या तो डेफिसिट हो गया है या सरप्लस हो गया है, यही मैंने बात की ना। तो पॉलिसीज टू करेक्ट इम्बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आपको बताया था कि वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन अकाउंट होते हैं, सेक्शन होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन अब फिलहाल एएस के सिलेबस में से उन्होंने कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट निकाल दिया। अब सिर्फ करंट अकाउंट है, जैसे पहले भी बात हुई भी है। तो करंट अकाउंट के इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए पॉलिसी जो इस्तेमाल होती हैं उन पे हम जरा बात कर लें, क्योंकि सवाल भी आगे उस पे आता है। अच्छा, अब ये हम देखने लगे हैं जल्दी से कि अगर मैं देखूं कि फिस्कल पॉलिसी अगर यूज की जाती है, मैं यहाँ लिखता हूँ effect of fiscal policy, effect of fiscal policy on the current account, on the current, मैं जरा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग ऐसी ही होगी, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर हम ये देखें, अगर फिजिकल पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट को अफेक्ट करने के लिए इन ए फेवरेबल वे ऑफ कोर्स, तो उसमें आपको पता है कि आपके पास एक पॉलिसी है कॉन्ट्रैक्शनरी की। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मकसद होता है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। ठीक है, और उसमें ऑफ कोर्स आपको पता है दो आपके पास टूल्स होते हैं। तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को आप कम कर देते हैं, तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अच्छा, ये आपको पता है, पर मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा कि एग्रीगेट डिमांड कैसे कम होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। हमारा फोकस जो है वो किसी और चीज पे है। अच्छा, अब अगर ये सिलसिला है, कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी आप लगा रहे हैं, तो इससे एक जो इम्पैक्ट, हाँ पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं चलिए। उसमें तो ये है कि आप जब ये काम करेंगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट। अच्छा, और आपने क्या करना है कि आपका करंट अकाउंट है, लेट्स से कि वो डेफिसिट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आप लगा रहे हैं और आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट है, मैं इसको रब कर दूं, मैंने ये लिख दिया पहले ही। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लगा रहे हैं कि इन केस करंट अकाउंट इज डेफिसिट। ठीक है जी, इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। तो आपने जब कॉन्ट्रैक्शनरी लगाई, तो इससे ऑफ कोर्स क्या होगा, लोगों की टैक्स लगने से जो डिस्पोजेबल इनकम है वाई डी, यानी कि वाई माइनस टी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, जब इनकम कम हो गई तो इसका मतलब है लोग जो है वो कम इंपोर्ट्स खरीदेंगे। इसका मतलब है इससे क्या हुआ, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो हो गई क्या, कम। अच्छा, जब इंपोर्ट्स कम हो गई तो इसका मतलब है आप करना भी यही चाह रहे थे, आपका जो डेफिसिट करंट अकाउंट आया हुआ था यहाँ पर, वो आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी इसलिए लगाई हुई है ताकि इंपोर्ट्स जो लोग कर रहे हैं ज्यादा वो कम हो जाए आपकी ऑटोमेटिकली। अच्छा, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट बुरा ये पड़ेगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी टैक्स देना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है ना वो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ। प्रोड्यूसर जो है ना वो उनके लिए डिसइंसेंटिव है, डिसइंसेंटिव। ठीक है जी, फॉर प्रोड्यूसर्स, तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। आपने बैलेंस वो डेफिसिट तो ठीक कर लिया, लेकिन लोकल जो आपकी प्रोड्यूसर्स हैं, आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा जी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मैं लिख दूं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जरा खींची मीची हो गई है, लेकिन चलें कोई बात नहीं ना, समझ तो आपको आ रही। ठीक है, और उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, तो आप इसको आसानी से इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है सवाल ऐसे ही आते हैं कि आपको दोनों साइड बतानी पड़ जाती हैं, 12 में भी वैल्यूएशन करनी होती है, आपको 8 वाले में भी करनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों साइड्स पता हो कि इम्पैक्ट क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, तो फिर आप एक्सपेंशनरी इस्तेमाल कर लेते हैं पॉलिसी।
ठीक है, हम इसको नीचे ये नीचे, हाँ इसको मैं जल्दी से रब इसको भी कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाए। आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये बस हो गया। अच्छा जी, अब वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप सरप्लस को ठीक करना चाह रहे हैं लेट्स से, तो ये हम इसको यहाँ ले जाते हैं नीचे करके इधर। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे जी, आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करें। ठीक है जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको पता है उसका काम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना तो होता है, लेकिन आप इसमें टैक्सेस को कम कर देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ऑफ कोर्स आप, चूंकि सरप्लस चल रहा है ना, अब आप जैसा आपसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म सरप्लस भी अच्छा नहीं होता। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, आप सरप्लस को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन केस गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस सरप्लस। कौन सा सरप्लस, करंट अकाउंट वाला, ये बजट वाला सरप्लस नहीं है। ये आपने जेन में रखनी है बात, रिड्यूस सरप्लस। ठीक है, सरप्लस को कम करना है तो आपने ये जब टैक्सेस आपने कम कर दिए तो उससे ऑफ कोर्स क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आ गई ना, यही वाली बात। ये यहाँ डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, लेकिन अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी तो इंपोर्ट ज्यादा होंगी और आपका सरप्लस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसका ये तो आप अपने बजट सरप्लस को कम कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इससे जैसे हमने बात की कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एक्सपेंशनरी से, क्योंकि जी जो है वो भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है और टैक्सेस कम करने से कंजम्पशन बढ़ जाती है। ऐसे ही है ना, ये तो होगा, टैक्सेस कम होने से आपकी कंजम्पशन और साथ में जी आ रहा है, ये भी तो, ये दोनों किसके कंपोनेंट हैं, एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड ने तो वही फिर बढ़ना ही है। ठीक है ना जी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप दोनों साइड बता सकते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि पॉलिसीज जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, ये भी आपको आना चाहिए, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये आपका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। क्यों, जैसे ही आप करेंगे क्या, रोल बैक, आप पॉलिसी को रिवर्स करेंगे, दोबारा से आपको वही प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सिर्फ जब तक पॉलिसी है काम करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऐसे ही है, वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी होता है, तो उसमें भी यही है कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, जो भी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकता है, मॉनेटरी भी, पॉलिसी भी और फिजिकल पॉलिसी भी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को दोनों ही जैसे हमने सवाल में भी एड्रेस किया, दोनों ही जो है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस को एड्रेस करने के लिए आपको, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए सप्लाई साइड पॉलिसी की जरूरत है कि वर्कर्स को आपको रीट्रेन करना है। ठीक है, और या वर्कर्स को रीलोकेट करना है, गवर्नमेंट को शायद फंड खर्च करने पड़े उसके लिए भी, बहरहाल तो ये इनका काम नहीं है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ये ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब एक चीज और जो मैंने आपको बतानी है वो ये कि वो एक और पॉलिसी जो हम बात करते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी। ठीक है, उसके ऊपर भी बात हम कर लेते हैं। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हमने कर ली है। हाँ, अच्छा, दो टर्म मैं आपको जरूर बताना चाह रहा था यहाँ पर, मैं इसको जल्दी से रिमूव करता हूँ यहीं पे, और फिर मैं क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाता हूँ, क्योंकि टाइम बचे पूरा हो गया तो मैं ना रिकॉर्डिंग दोबारा कर, राइट, दोबारा से आ जाता हूँ।